हेलो एवरीवन, आज का हमारा नया टॉपिक रहने वाला इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे आर्टिकल्स इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी का ये टॉपिक रहेगा जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा अभी एसएससी जेई का एनालिसिस किया, इससे पहले भी हमने काफी सारे एग्जाम्स एनालिसिस किए। एई जेई के जितने भी एग्जाम्स है उन सभी में आपका पॉलिटी का ये वाला जो पार्ट है, आर्टिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो वैसे तो मैं आपको पेड बैच में पूरी पॉलिटी में सारा जो है आपका आर्टिकल्स सारे बता चुकी हूँ, तो लेकिन ये एक रिविजन रहेगा, एक क्विक रिविजन रहेगा जिसमें सारे जो आर्टिकल्स है वो एक बारी से हम देखेंगे कि कौन से वाले आर्टिकल में क्या चीज दी गई है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले पार्ट वन के अंदर आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक आपका दिया गया है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें दी गई हैं तो देखेंगे आप। यूनियन एंड स्टेट है ये वाला, जिसमें पार्ट 1 में जिसमें आर्टिकल 1 दिया गया है, नेम ऑफ द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, कि यूनियन जो टेरिटरीज हैं वो कितनी है, नेम ऑफ द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आर्टिकल 2 में दिया गया एक्सेप्टेंस एंड क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट, कोई भी नया स्टेट बनाना है, फॉर्मेशन करना है, तो इसका जो अधिकार है ये पार्लियामेंट के पास में होता है और ये आर्टिकल 2 में दिया गया है। आर्टिकल 3 कहता है जब किसी विदेशी राज्य को हम अपने राज्य में मिलाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिक्किम को 1975 में भारत में शामिल किया गया था, तो संसद को राइट्स आर्टिकल 3 के तहत वह किसी विदेशी हिस्से को हमारे देश में राज्य के रूप में दर्जा दे सकती है। उसके बाद आता है पार्ट 2, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक दिया गया है, जिसमें आपका सिटीजनशिप वाला पार्ट है। तो इसमें आप देखेंगे आर्टिकल 5 जो है इसमें सिटीजनशिप एट द टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट केम इनटू इफेक्ट, सबसे पहले जैसे कि भारत का जब विभाजन हुआ तो विभाजन के आधार पर देखते हुए उस टाइम पे जो सिटीजनशिप बनाया गया था, ठीक है, बाद में क्या किया गया, चेंजेस की गई थी। पार्लियामेंट को ये राइट दिया गया कि उसके बाद में चेंजेस कर सकते हैं, तो फिर एक एक्ट लाया गया और उसके बाद क्या है, सिटीजनशिप को दोबारा से उसमें क्या किया गया, चीजों को चेंजेस किए गए थे। आर्टिकल 6, एन इंडिविजुअल्स सिटीजनशिप राइट्स आफ्टर कमिंग टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, इसमें उन लोगों की सिटीजनशिप की बात की गई है जो पाकिस्तान से भारत आए थे, उन लोगों को सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 7 के अंदर जो आर्टिकल नंबर 7 में दिया गया है कि जो भारत से पाकिस्तान गए हैं, वापस से आए हैं, तो उन लोगों को सिटीजनशिप किस आधार पर दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 10 में दिया गया मेंटेनेंस ऑफ सिटीजनशिप राइट्स। आर्टिकल नंबर 11 है द राइट टू सिटीजनशिप विल बी गवर्न्ड बाय लॉ बाय पार्लियामेंट, कि राइट टू सिटीजनशिप जो है ये सारी चीजें जो अधिकार है इसको लेकर के एक कानून बनाने का, तो वो किसके पास में है, पार्लियामेंट के पास में है। पार्ट नंबर 3 आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दिए गए हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो जो फंडामेंटल राइट्स 12 से लेके 35 तक आते हैं। आर्टिकल नंबर 12 द स्टेट्स डेफिनेशन दिया गया है। आर्टिकल नंबर 13 की बात करेंगे तो इसमें लॉज दैट वॉलेज और इंटरफेयर विद फंडामेंटल राइट्स, और इसके अलावा 14 से लेकर के 18 आप कहोगे। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक जो दिया गया है, इसमें दिया गया है राइट टू इक्वालिटी, इसमें राइट टू इक्वालिटी दिया गया है, यानी कि समानता का अधिकार। इसमें आएगा आपका समानता का अधिकार, सभी को समान अधिकार है। गाइस हर एक चीज को डिटेल में मैं आप लोगों को पॉलिटी की क्लास में बता चुकी हूँ, तो ये आपका एक रिवीजन रहेगा सभी आर्टिकल्स का। आर्टिकल नंबर 19 जो है, देखो 19 से लेकर के 22 तक, 19 से लेकर 22 तक जो है वो राइट टू फ्रीडम के बारे में है ना, राइट टू फ्रीडम के बारे में। जैसे कि आर्टिकल 19 की बात करेंगे, 19 जिसके अंदर 6 राइट्स दिए गए हैं आपको, जैसे कि राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू मूव, राइट टू पीसफुल असेंबली, ठीक है, राइट टू ऑर्गेनाइज इनटू यूनियन और ग्रुप्स। तो ये सारे जो हैं राइट्स, 6 राइट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। फिर आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस दिया गया है, आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया डिटेक्शन से रिलेटेड हो जाएगा ये आपका। आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दिया गया है कि आपको जीने का अधिकार है, पर्सनल लाइफ, ठीक है। तो उसके बारे में दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि आपको अकेले रहने का अधिकार है, कहीं पर भी घूमने फिरने की फ्रीडम है।
आर्टिकल 20 और 21 ये दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इमरजेंसी के टाइम पर भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, अगर किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके पास कौन कौन से राइट्स हैं वो दिया गया है किसमें, आर्टिकल नंबर 22 में। जैसे कि 24 घंटे से ज्यादा लॉकअप में बंद करके नहीं रखा जा सकता है, 24 घंटे से पहले मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, अपनी पसंद का वकील करना, है ना। तो वो सारी चीजें जो है उनके बारे में बताया गया है। उसके बाद आता है 23 और 24, इसमें दिया गया राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। आर्टिकल नंबर 23 में फोर्स लेबर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ये दिया गया, ये क्या है, प्रोहिबिटेड है। 24 में दिया गया चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर की बात की गई जो जिनकी एज अंडर 14 है, 14 या उससे कम है, वो उनसे काम करवाना कानूनी जुर्म है, ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता, ये दिया गया है आर्टिकल 25 से लेकर के 28 में। आर्टिकल 25 कहते हैं कंसाइंस रिलीजियस एक्सप्रेशन एंड प्रैक्टिस आर ऑल परमिटेड विदाउट रेस्ट्रिक्शन। आर्टिकल 25 में कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपको किसी भी धर्म की कोई भी चीज अच्छी लगती है तो आप उसको मान सकते हैं। आपको सूफी म्यूजिक सुनना पसंद है तो आप सुन सकते हैं, किसी भी कल्चर का आपको कोई भी आर्ट कुछ भी पसंद है तो आप भी उसको यूज कर सकते हैं, उसको धारण कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 में धर्म परिवर्तन की बात नहीं की गई है, सिर्फ किसी दूसरे धर्म की कोई चीज अच्छी लगे तो आप उसको अपना सकते हैं, अब धर्म परिवर्तन की बात नहीं की गई है, ठीक है। चलो, आर्टिकल 26 द एबिलिटी टू कंट्रोल रिलीजियस इश्यूज दिया गया है। आर्टिकल 27 में फ्रीडम फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू सपोर्ट अ स्पेसिफिक फेथ। आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम हैविंग टू गो टू रिलीजियस स्कूल। तो ये हो गया 25 से लेकर 28 जिसमें दिए गए हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो आर्टिकल 29 एंड 30 में दिया गया। आर्टिकल 29 ये कहता है माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करता है, माइनॉरिटीज जो संख्या में कम है, जैसे कि हिंदू को छोड़कर जितने भी रिलीजन्स है वो सब किस में आते, माइनॉरिटीज में आते। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 29 कि इनको हर जगह प्रवेश का अधिकार है, इनका कहीं पर भी इनको एंटर करने से रोका नहीं जा सकता, चाहे मंदिर है, मस्जिद है, कोई भी रिलीजियस प्लेस हो गया, स्कूल हो गए, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इनको भी सब जगह इक्वल राइट्स है। आर्टिकल 30 ये कहता है कि अगर माइनॉरिटीज को कहीं पर भी अनकंफर्टेबल लगता है, वो चाहते हैं कि अपनी ही कम्युनिटी के लोगों के साथ रहें, उनके बच्चे अपनी ही कम्युनिटी के लोगों के साथ पढ़ें, तो इनको राइट्स दिए गए हैं कि वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए स्कूल बना सकते हैं, अपने लिए अलग से टेंपल बना सकते हैं, अपने लिए अलग से कोई इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट उन्हें फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उन सभी को प्रोटेक्ट करता है, उन सभी की गारंटी लेता है। सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 का ही यूज करके 5 प्रकार की रिट जारी करता है, 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। तो ये आर्टिकल 32 हो जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के लिए है। मतलब आप अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, और किस आर्टिकल का यूज करके, आर्टिकल 32 के तहत। नेक्स्ट है पार्ट 4 जिसमें डीपीएसपी दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 36 से लेकर 51 इसमें दिया गया है समाज की भलाई के कार्य, मतलब सोशल वेलफेयर काम दिया गया है इसमें कि लोगों की भलाई के काम करने हैं। लेकिन डीपीएसपी में जितनी भी चीजें आती हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होती हैं, मतलब न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। आप इन चीजों की वायलेशन होने पर कोर्ट में केस नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 36 में इसकी डेफिनेशन दी गई है, आर्टिकल 37 में एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी दिया गया है, 39A में दिया फ्री लीगल रिप्रेजेंटेशन एंड इक्वल जस्टिस कि सभी को इक्वल लेके चलना है, जस्टिस भी सबको क्या है, जस्टिस प्रोवाइड करना है। आर्टिकल 40 में फार्मिंग ऑफ विलेज पंचायत दिया गया, फार्मिंग ऑफ विलेज पंचायत की विलेज के गांव में भी पंचायत का गठन किया जाए। आर्टिकल 40 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। 41 दिया राइट टू एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन इन सम सर्कमस्टांसेस पब्लिक सपोर्ट, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है,
एजुकेशन हो गया, और सारी चीजें जो हैं उसने क्या है, सबको इक्वालिटी दी जाए, पब्लिक सपोर्ट मिलेगा इसमें। आर्टिकल 43 लिविंग वेजेस एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स दिया गया है आर्टिकल 43 के अंदर, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया था। आर्टिकल 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। यहाँ पे सारे आर्टिकल्स नहीं पूछे जाते हैं आपसे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा एक तो आर्टिकल 43 पूछा जाता है, 40 एंड 43 ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और एक अभी एग्जाम में आया था आर्टिकल 47 ये है, और 44 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान आचार संहिता, अभी एसओसी जेई की एग्जाम में आया था, समान आचार संहिता यानी सबके लिए एक जैसे कानून, और ये जो है अभी तक सिर्फ एक ही ऐसा राज्य है जिसमें ये लागू है, और ये राज्य कौन सा है, दैट इज गोवा। आर्टिकल 45 प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। आर्टिकल 46 है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, एसटी एंड ओबीसी। इन सभी के लिए एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उसके लिए काम किया जाए। आर्टिकल 47 में कहा गया है कि स्टेट की यह ड्यूटी बनती है कि द रेस लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। स्टेट की ड्यूटी बनती है कि अपने राज्य में पब्लिक हेल्थ को लेके काम करे। आर्टिकल 48 डील्स विद एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, खेती और पशुपालन को लेके काम करे, स्टेट जो है इन चीजों को इम्प्रूवमेंट के लिए काम करे। 49 में प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस, जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स है, जितने भी हमारे धरोहर स्थल है, उन सभी को प्रोटेक्ट करना की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसकी है, स्टेट की है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट कर दिया गया, ठीक है, ताकि चीजों में ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, करप्शन को कम किया जा सके। आर्टिकल 51 जो है ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी आया था ये एग्जाम में। इसमें दिया गया इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। उसके बाद आते हैं पार्ट नेक्स्ट वाला है आपका, जिसमें पार्ट 4A है, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है। अच्छा, यहाँ पे पार्ट 5 है, इससे पहले आपका है पार्ट 4A, जिसमें आता है आर्टिकल 51A, और इसमें दी गई है फंडामेंटल ड्यूटीज। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, ये बाद में ऐड की जाती है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। उसके बाद आता है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, जिसमें 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो चुकी हैं, और ये कॉन्सेप्ट लिया गया है आयरलैंड से। और फंडामेंटल राइट्स जो हमने पीछे पढ़े थे, फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं यूएसए से, और डीपीएसपी पढ़ा हमने, डीपीएसपी लिया गया है आयरलैंड से, ठीक है। एक सेकेंड, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया से ली गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली गई है, रशिया से ली गई है। मेरे दिमाग में डीपीएसपी चल रहा था, ओके, तो यहाँ पे आंसर करेंगे दैट इज रशिया। फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया से, 5 ईयर प्लान ये रशिया से, आयरलैंड से डीपीएसपी, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट 5 यूनियन आर्टिकल, इसमें यूनियन दिया गया है, यूनियन केंद्र। अब केंद्र में जितनी भी पोस्ट आती है, जैसे कि प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हो गई, आपके सीएजी हो गई है ना, एंड अटॉर्नी जनरल हो गई, तो वो सारी जो पोस्ट है आपकी, इसमें पार्लियामेंट भी आ जाएगा आपका, लोकसभा की, राज्यसभा, और जितने भी बिल पेश किए जाते हैं, प्रस्ताव पारित होते हैं, तो वो सारी चीजें इसमें दी गई, यूनियन में दी गई है, जो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। आप देखोगे आर्टिकल 52 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पोस्ट दी गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 में एग्जीक्यूटिव पावर दी गई है ऑफ यूनियन की, जो पावर है ये वास्तविक पावर होती है प्राइम मिनिस्टर के पास में, ऑफिशियल पावर होती है प्रेसिडेंट के पास में। 54 में दिया गया है इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। 61 में दिया गया है इम्पीचमेंट, इससे पहले 60 जो है 60 इसमें दिया गया है ओथ। 63 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया है, एंड 64 है द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। जो वाइस प्रेसिडेंट है वही क्या होंगे, राज्यसभा के सभापति होंगे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। आर्टिकल 66 इलेक्शंस दिए गए हैं ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, एंड 72 में दिया गया कि प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि वो किसी की भी सजा को माफ कर सकते हैं, क्षमा दान की शक्ति दी गई है इन्हें। पैराडोनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, पैराडोनिंग पावर्स। 74 में दिया गया है
कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जाएगा एक, जिसके हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये क्या करेगी, ये काउंसिल जो है ये प्रेसिडेंट को एडवाइस देगी। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76, ये भारत के सबसे बड़े क्या होते हैं, कानूनी सलाहकार होते हैं, जो सभी मिनिस्टर्स को कानूनी सलाह देते हैं, उनके लिए केस लड़ते हैं। इनकी पोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होती है। 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट दिया गया, हमारा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ये आर्टिकल 79 में आता है। राज्यसभा आर्टिकल 80 में आता है, 81 में दिया गया है लोकसभा। ये तीनों चीजें एक साथ आपको याद रखनी है। फिर आता है आर्टिकल 83, ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो यहाँ पे बात की गई किसके, ड्यूरेशन की। 93 द स्पीकर्स एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 105, इसमें दिया गया है पावर्स प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। 109 में स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, आर्टिकल 109 में दिया गया है। और 110 जो है ये कहता है मनी बिल, मनी बिल जो कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। फर्स्टली ये लोकसभा में पेश होगा, उसके बाद ये जाएगा राज्यसभा में, जहां पे 14 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है। अगर ये 14 दिन में वहां से पारित नहीं होता है तो फिर इसको स्वतः ही पारित समझा जाएगा। आर्टिकल 112, तो यहाँ पे बजट शब्द का यूज नहीं किया गया, यह है फाइनेंशियल एनुअल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेंगे आप इसको। कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द का यूज नहीं किया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया गया है और यही इसी को हम बजट कहते हैं। बजट पेश किया जाता है, ये फाइनेंस मिनिस्टर हम ऐसा समझते हैं, लेकिन ये डिसाइड कौन करते हैं, प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि बजट कौन पेश करेगा, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ही पेश करते हैं। लेकिन आप इतिहास उठा के देखोगे तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि बजट प्रधानमंत्री ने पेश किया। 2019 में रेल मंत्री ने पेश किया था, क्योंकि ये डिसाइड कौन करते हैं, तो ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। आर्टिकल 114 एप्रोप्रिएशन बिल्स के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 123 में दिया गया कि प्रेसिडेंट को पावर है कि वो ऑर्डिनेंस को लागू कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस जो होता है ये अध्यादेश होता है, ये टेम्परेरी लागू किया गया कानून होता है, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा ये तब लागू किया जाता है जब संसद में सेशन नहीं चल रहा होता है। तो थोड़े से समय के लिए लाया गया कानून ही ऑर्डिनेंस कहलाता है। आर्टिकल 124 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट है। आर्टिकल 124 में ही आता है आपका सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 125 में आता है सैलरीज ऑफ जजेस। 126 में चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट। और आर्टिकल 127 में अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। एडहॉक जजेस वो जजेस होते हैं जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की संख्या कम हो जाती है, जैसे कि किसी भी कारण से बहुत सारे जजेस जो है वो छुट्टी पे गए हैं, तो ऐसे में जजेस की संख्या की कमी जो है उसको फुलफिल करने के लिए, उसको भरने के लिए बाकी स्टेट्स के जो हाई कोर्ट्स हैं वहां से जजेस को थोड़े समय के लिए बुलाया जाता है, तो उन जजेस को हम एडहॉक जजेस कहते हैं। आर्टिकल 120 अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनकी जो अटेंडेंस है ऑफ रिटायर्ड जजेस कि वो कितने समय जो है उनका जो अटेंडेंस कितना रहा है, तो ये दिया जाता है रिटायरमेंट के टाइम पे। आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 130 सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। 136 में दिया है स्पेशल लीव्स फॉर एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आर्टिकल 137 में रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 141 है डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। नेक्स्ट है आर्टिकल 148 जिसमें दिया गया है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 149 ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल अकाउंट्स। उसके बाद आता है पार्ट 6। पार्ट 6 में दिया गया स्टेट्स। जैसे कि हमने यूनियन के बारे में पढ़ा, तो वैसे ही अब क्या है, अब स्टेट के बारे में। स्टेट में होंगे आपके जैसे कि गवर्नर हो गए, ठीक है, गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे। विधानसभा हो गई, विधान परिषद हो गई और एडवोकेट जनरल हो गई, तो इन सब के बारे में।
तो आर्टिकल 153 में दिया गया है कि एक स्टेट होगा तो स्टेट के अंदर एक गवर्नर की पोस्ट होगी जिसपे एक गवर्नर जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे। आर्टिकल 154 में एग्जीक्यूटिव पावर्स दी गई है ऑफ गवर्नर की, जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो वास्तविक पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास में ही रहेगी, लेकिन जो ऑफिशियल पावर है ये रहेगी उस राज्य के गवर्नर यानी राज्यपाल के पास। आर्टिकल 155 आएगा, उसके बाद आपका ये रह गया है आर्टिकल 155 में दिया गया है गवर्नर का अपॉइंटमेंट। 155 में दिया है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। आर्टिकल 161 में दिया पार्डोनिंग पावर्स ऑफ द गवर्नर, जैसे कि आर्टिकल 72 में हमने पढ़ा कि प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि वो किसी की भी शक्ति को माफ कर सकते हैं, ऐसे ही गवर्नर को भी पावर होती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि दो एक्सेप्शन केसेस ऐसे हैं जिसमें स्टेट के अंदर भी गवर्नर को नहीं बल्कि प्रेसिडेंट को ही पावर्स होती हैं क्षमादान की, यानी कि सजा को माफ करने की। ये दो एक्सेप्शन चीजें कौन सी हो जाएंगी, एक तो है फांसी की सजा। फांसी की सजा चाहे स्टेट लेवल पे सेंट्रल लेवल पे बात करोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट के पास में ये पावर है। लेकिन हाँ, दूसरा भी सुनो, दूसरा जो एक्सेप्शन है वो है मिलिट्री पावर्स। सैन्य मामलों में, मिलिट्री मैटर्स में भी सजा को कम करने की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, आर्टिकल 72। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं स्टेट के अंदर सजा को माफ करने के लिए, तो वो कौन करेंगे, वो करेंगे गवर्नर। आर्टिकल 165 में दिया गया एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, कि राज्य के अंदर जो कानूनी सलाहकार होंगे, स्टेट के कानूनी सलाहकार, ये 165 एडवोकेट जनरल होंगे। जैसे कि आपके अटॉर्नी जनरल है आर्टिकल 76 में, जो कि सेंट्रल लेवल पर क्या है, कानूनी सलाहकार है। आर्टिकल 213 पावर ऑफ गवर्नर ऑफ प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि प्रेसिडेंट के पास में ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 में दी है, वैसे ही गवर्नर के पास में ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति आर्टिकल 213 में दी गई है। आर्टिकल 214 हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हमने पढ़ा आर्टिकल 124, वैसे ही हाई कोर्ट की बात करेंगे तो ये आर्टिकल 214 में दिया है। 215 में दिया है कि हाई कोर्ट्स टू बी अ कोड ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 226 में दिया है रिट्स जारी करने की पावर, जैसे हमने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट के पास में आर्टिकल 32 के तहत रिट्स जारी करने की पावर्स है, वैसे ही हाई कोर्ट के पास में आर्टिकल 226 का यूज करके वो रिट्स जारी कर सकता है। आर्टिकल 233 में दिया अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। 235 कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आपका आर्टिकल 153, तो ये हो चुका है, रिपीट हो गया आपका, ओके। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे जो पार्ट 7 है इसमें दिया गया रिपील आर्टिकल 238। एक्चुअली ये आपका खत्म हो चुका है, पार्ट 7 जो है आप इसको स्किप कर सकते हैं। पार्ट 8 में दिया है यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल 239 से लेकर के 242 तक आपका जो है यूनियन टेरिटरीज दी गई है। पार्ट 9 में दिया गया पंचायत, आर्टिकल्स 243 से लेकर के, तो ये ए से लेकर के आपका ओ तक ये जीरो ना समझना इसको, ये ओ रहेगा। आर्टिकल 243 ए जिसमें ग्राम सभा दी गई है, 43 बी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत दिया गया है, इसके ए से लेकर के ओ तक पार्ट हैं जो मैंने पेड क्लास में आप लोगों को सारी चीजें डिटेल में ये करवाई है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रिवीजन क्लास चल रही, तो मैं आप लोग को थोड़ा सा क्विक रिवीजन जो है वो देना चाहती हूँ। तो ये वाला सेशन उन बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है इन चीजों को डिटेल में, तो उनके लिए एक रिविजन है। और बाकी आर्टिकल्स जितने भी है तो वो सारे के सारे आधे घंटे में डिटेल में करवाना पॉसिबल नहीं है, ये आप समझते हैं। ये पूरे 10 दिन की क्लासेस हैं, ये मान के चलिए, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये रिवीजन आप लोगों को करवा रही हूँ। तो जिन बच्चों ने डिटेल में नहीं लिया है वो प्लीज आप मेरे पेड बैच में एप्लीकेशन पे आकर के सारे एक एक आर्टिकल्स को आप एकदम डिटेल में पढ़ सकते हैं। पार्ट 9 ए में दिया है म्युनिसिपैलिटीज, जो कि आर्टिकल 243 पी से लेकर के जेड जी तक दिया गया है, और 9 बी के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज दिया गया है। ये दोनों चीजें जो है वो लोकल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। पार्ट 10 में दिया गया है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, आर्टिकल 244 आ जाएगा जिसमें। पार्ट 11 में दिया गया सेंटर स्टेट रिलेशंस दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 245 से लेकर के 263 तक दिया गया है। उसके बाद आता है पार्ट 12 फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, आर्टिकल 264 से लेकर के 300 ए तक दिया गया है। आर्टिकल 266 में बोला गया कंसोलिडेटेड फंड,
एंड पब्लिक अकाउंट्स फंड। कंसोलिडेटेड फंड होता है जिसमें गवर्नमेंट जितना भी प्रॉफिट कमाती है, गवर्नमेंट को जितना भी वो फीस कलेक्ट करती है, जितना भी टैक्स कलेक्ट करती है, तो वो सारा का सारा जो पैसा है वो गवर्नमेंट कहाँ, मतलब उस पैसे को कहाँ पे जमा किया जाता है, तो ये वो है कंसोलिडेटेड फंड, जहाँ पे गवर्नमेंट का सारा पैसा जमा होता है। और ये किसके अंडर में आता है, ये आता है आरबीआई के अंडर में। तो उस पैसे का यूज किया जाता है हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए। सभी की सैलरी, जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं, सैलरीज यहाँ से, जजेस की सैलरीज भी यहीं से दी जाती है। और देश का कर्ज उतारना है तो उसके लिए भी जो पैसा है वो यहीं से निकाला जाता है। तो यहाँ से पैसा निकालने के लिए सबसे पहले संसद में क्या है, एक बजट तैयार किया जाता है। दोनों से, लोकसभा और राज्यसभा से प्रस्ताव पारित किया जाने के बावजूद के बाद में प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, उसके बाद ही उस पैसे को विड्रॉ किया जा सकता है। तो ये प्रोसीजर काफी लंबा होता है। अगर किसी स्टेट को इमरजेंसी है कि पैसा चाहिए है अभी, और ऐसे में संसद का अगर सेशन ना चल रहा हो तो उस पैसे का इंतजाम कहां से होगा, तो उसके लिए कॉन्टिजेंसी फंड बनाया गया है। ये हर एक स्टेट का अलग होता है। सभी राज्यों का, जैसे कि दिल्ली का 50,000 करोड़ का मान लो कॉन्टिजेंसी फंड है। अगर इमरजेंसी आती है, मान लो कि कोविड के टाइम पर जैसे कि सिलेंडर खत्म हो गया है, गैस सिलेंडर, अब वो दूसरे देशों से मंगवाने हैं और उसके लिए चाहिए पैसा, तो इस फंड से पैसा निकाला जा सकता है। इसके लिए संसद में बिल नहीं पास करवाना होता है। इसमें सिर्फ प्रेसिडेंट के साइन चाहिए, सिर्फ प्रेसिडेंट के साइन, और उसके बाद बड़ी ही इजीली यहाँ से पैसा विड्रॉ किया जा सकता है। इसीलिए इसको कॉन्टिजेंसी फंड या फिर इमरजेंसी फंड के नाम से जानते हैं। फाइनेंस कमीशन दिया है आर्टिकल 280 के अंदर, फाइनेंस कमीशन दिया गया है। और राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A के अंदर इसको ऐड किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि 19F और आर्टिकल 31 के अंदर दिया गया था। तो इसको क्या कर दिया गया, यहाँ से समाप्त, क्योंकि ये पहले फंडामेंटल राइट का पार्ट था, अब इसको यहाँ से समाप्त कर दिया है और ये अब आता है आपका लीगल राइट आर्टिकल 300A के अंदर। आप मुझे बताइए कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ऐसा किया गया था। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। उसके बाद चलते हैं पार्ट 13, जिसमें दिया गया ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। आर्टिकल 301 से लेकर के 307 तक दिया गया है। आर्टिकल 301 जिसमें दिया गया फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता है, आप जहां चाहे वहां पे व्यापार कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, इसका आपको पूरा फ्रीडम दिया गया है। आर्टिकल 302 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, आपके द्वारा शुरू किए बिजनेस पर पार्लियामेंट चाहे तो उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, उसको बैन कर सकती है, बशर्ते कि आप किस तरीके से कर रहे हैं, लीगल कर रहे हैं। जैसे कि मान लो स्कूल के पास अगर आपने आतिशबाजी बनाने का कोई पटाखे बनाने का कोई भी फैक्ट्री वगैरह ओपन की है, तो ऐसे में संसद जो है आपके उस बिजनेस को बैन कर सकती है। यानी कि आपको फ्रीडम तो दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको व्यापार करने के लिए आप कोई भी व्यापार कहीं पर भी कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ केसेस जो कि दूसरों की सुरक्षा को हानि पहुंचाते हैं, तो इस केस में क्या है, पार्लियामेंट आपके उस बिजनेस को बैन भी कर सकती है। उसके बाद आते हैं पार्ट 14 सर्विसेज अंडर सेंटर एंड स्टेट। आर्टिकल 308 से आर्टिकल 323 में दिया है। आर्टिकल 312 कहते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। आर्टिकल 312 जिसमें अखिल भारतीय सेवाएं दी गई हैं। 315 में दिया पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स। 320 में दिया है फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट है पार्ट 14A जिसमें ट्रिब्यूनल्स, आर्टिकल 323A से लेकर 323B। तो इसमें दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स दिया गया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से सवाल बहुत ही रेयर पूछा जाता है वैसे भी। पार्ट 15 इलेक्शंस दिया गया है, आर्टिकल 324 से लेकर 329। तो आर्टिकल 324 की बात करते हैं, सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 324 जो है इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो ये दिया है 324 में। 325 ये कहता है नो पर्सन टू बी ineligible for inclusion in or to claim to be included
इन अ स्पेशल इलेक्शन रोल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। किसी भी पर्सन को लिस्ट से हटाया नहीं जा सकता है, किसी भी पर्सन को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता है इन चीजों के आधार पे। 326 कहता है इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। तो ये इलेक्शन से लेकर सारी चीजें हैं जो कि आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक आपकी दी गई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 16 पे। नेक्स्ट आपका दिया गया है स्पेशल प्रोविजंस टू SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज एक्सेट्रा, जो आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक दिए गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 338, इसमें नेशनल कमीशन दिया गया फॉर SC एंड ST के लिए। आर्टिकल 338 जो है इसमें नेशनल कमीशन फॉर SC दिया है। आर्टिकल 338A में दिया गया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, और 338B में दिया गया है नेशनल कमीशन फॉर OBC। तो ये तीनों आर्टिकल्स याद रखनी है, 338, 338A एंड 338B। 340 में दिया गया अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी कंडीशंस को देखना, ठीक है। आर्टिकल 340। पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज दी गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितनी भाषाएं हैं इसके बारे में दिया गया, तो थोड़ा सा ये भी जान लीजिए। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 भाषाएं थी, उसके बाद 8 भाषाओं को और ऐड किया गया, तो प्रेजेंट टाइम पे 22 भाषाएं हैं। कितनी? 22 भाषाएं हैं जो पार्ट 17 में दी गई हैं और शेड्यूल 8 में दी गई हैं। अच्छा, तो ये जो 8 भाषाएं ऐड की गई थी, यहां से सवाल बन जाता है 1 + 3 + 4 = 7। एक सिंधी भाषा को ऐड किया गया था। सबसे पहले सिंधी भाषा को ऐड किया जाता है जो कि 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 के तहत ऐड होती है। ये 3 भाषाएं हैं, नेपाली प्लस मणिपुरी प्लस कोंकणी, जो कि ऐड की जाती है 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत। 4 भाषाएं ऐड की गई थी, ये थी बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। ये 4 भाषाएं ऐड की जाती है 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत। इस प्रकार से आपकी 8 भाषाएं ऐड की गई, प्रेजेंट टाइम पे 22 भाषाएं हैं। तो आर्टिकल 343 कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन। 345 में दिया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट्स। 348 लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन द हाई कोर्ट। यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज अभी भी अंग्रेजी है, इंग्लिश। 351 डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, की हिंदी भाषा को क्या करना, उसके विकास के लिए काम करने। नेक्स्ट है पार्ट 18 जिसमें दिया गया है इमरजेंसी। ये आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक दिया गया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पार्ट 18 में दिया गया है इमरजेंसीज। तो आर्टिकल 352 जो है प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी दिया गया है। 352 नेशनल इमरजेंसी जो होती है, जैसे कि देश में युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाए, किसी देश ने आक्रमण कर दिया है, युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए, ठीक है, इस केस में क्या है लगाया जा सकता है। या फिर आप कह सकते हो सशस्त्र बलों के अभाव के कारण यहाँ पे कुछ 3 साल आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कितनी बार है, तो 3 बार जो नेशनल इमरजेंसी लग चुकी। 1962 में इंडिया चाइना वॉर के टाइम पे लगा था। 1971 के अंदर इंडिया पाकिस्तान वॉर में लगा था। फिर 1975 के अंदर इंदिरा गांधी के टाइम पर इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से, आंतरिक अशांति की वजह से, और उसके बाद ही क्या कर दिया गया, इसको क्लोज कर दिया गया कि आज के बाद कभी भी, अब से कभी भी, यानी कि अब से जो है आपका जो आंतरिक अशांति है उसकी वजह से कभी भी इमरजेंसी लगाई नहीं जा सकती है। तो ये जो है अब एक्टिव नहीं है, ठीक है। और इसके जगह पे लाए गए सशस्त्र उसके कारण, ठीक है, जो सशस्त्र बलों के कारण, अशांति के कारण अगर ऐसी सिचुएशन होती है तब जो है आपका इमरजेंसी लाई जा सकती है। तो ये इमरजेंसी कौन डिक्लेयर करते हैं? प्रेसिडेंट। आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल है। अगर किसी भी राज्य की सरकार गिर जाती है तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल आता है, जो कि हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बार ये लाया जा चुका है। सबसे ज्यादा बार ये यूपी में आया, 40 से भी ज्यादा बार आ चुका है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 जो एक भी बार नहीं लगी है, आज तक एक भी बार हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। नेक्स्ट आर्टिकल 19 पार्ट 19 जिसमें मिसलेनियस दिया है। आर्टिकल 361 से लेकर के 367 तक दिया गया है। 361 से प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स दिया गया है।
प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के प्रोटेक्शन की बात की गई है। प्रेसिडेंट और गवर्नर की पोस्ट ऐसी होती है जिन्हें कि इन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कोई भी क्रिमिनल कार्रवाई नहीं की जा सकती है और इन्हें अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता है। हाँ, प्रेसिडेंट के केस में इम्पीचमेंट हो सकता है। अगर प्रेसिडेंट जो है अगर किसी भी गलती में ये दोषी पाए जाते हैं तो ऐसा नहीं कि इन्हें अरेस्ट किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जा सकता, इनके ऊपर इम्पीचमेंट लाया जा सकता है जो कि आर्टिकल 61 में दिया गया है। और गवर्नर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट की इच्छा से काम करते हैं। पार्ट 20 में दिया है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आर्टिकल 368 ये कहता है कि किसी भी आर्टिकल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बने गए कानूनों में कोई भी चेंजेस करने हैं, किसी भी आर्टिकल में चेंज करना है तो उसके लिए आर्टिकल 368 कहता है कि वो चेंजेस किए जा सकते हैं। समय के अनुसार लोगों की आशाओं को पूरा करने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है, समय समय पर इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 105 बार संशोधन हो चुका है हमारे संविधान में, 105 बार अमेंडमेंट किया जा चुका है। उसके बाद है पार्ट 21 जिसमें दिया गया स्पेशल ट्रांजिशनल एंड टेम्परेरी प्रोविजंस, आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक दिया गया है। तो आर्टिकल 370 जिसमें दिया स्पेशल प्रोविजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जो कि अब रिमूव हो चुका है, जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल प्रोविजन था इसे हटाया जा चुका है, तो ये अभी क्या है, एक्टिव नहीं है। ओके, आर्टिकल 371 स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ नागालैंड, इसमें नागालैंड को स्पेशल जो है वो राइट्स दिए गए। एक्चुअली आर्टिकल 371 जो है इसमें काफी सारे स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। आर्टिकल 371 महाराष्ट्र गुजरात को स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं, 71A में नागालैंड को दिए गए हैं, 71J में स्पेशल स्टेटस दिया गया हैदराबाद कर्नाटका को, ठीक है। तो इसके सब पार्ट्स हैं जो कि आपको डिटेल वाले सेशन में पढ़ने होंगे। उसके बाद है पार्ट 22 शॉर्ट टेक्स्ट कमेंसमेंट ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, आर्टिकल 392 से लेकर के 395 दिया गया है। तो इसमें शॉर्ट टाइटल है दैट कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत का संविधान, ठीक है, शॉर्ट टाइटल। चलो, सो ये था हमारा लास्ट, टोटल जो है वो 25 पार्ट्स हैं। टोटल जो है टोटल पार्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 25 पार्ट्स है। जो चीजें बच गई है वो आपको खुद से पढ़नी है। जो इंपॉर्टेंट था मैंने आप लोगों को शॉर्ट में चीजों को रिवाइज करवाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। शेड्यूल की बात करते हैं तो टोटल जो शेड्यूल है वो 12 है, 12 अनुसूचियां दी गई है। टोटल आर्टिकल्स जो है 470, इसमें सब आर्टिकल्स अलग से हैं। आपके टोटल है 470 प्लस सब आर्टिकल्स भी दिए गए हैं। ओके, और एक छोटी सी चीज और लास्ट में मैं बता देती हूँ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसे कब अडॉप्ट किया, तो ये 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था एंड 24 ऑफ जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन पे सभी सदस्यों ने साइन किए थे। इसमें 284 मेंबर्स थे। सबसे पहले साइन किया था बलवंत राय मेहता ने। उसके बाद 26 एंड जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। इसके अलावा बात करेंगे तो एक होमवर्क मैंने आप लोग को दे दो, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, ठीक है। चलो, अभी कुछ पूछना है, किसी का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ग्रुप्स में भी आप जुड़े हुए हैं, वहां पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं इतना ही कहूंगी कि जिन बच्चों ने आज ये वाली वीडियो पहली बार देखी है, जिन्होंने आर्टिकल्स पहली बार देखे, तो मुझे पता है कि आप लोग के ऊपर से गई होंगी चीजें। तो गाइज, आप लोगों को डिटेल में समझने के लिए ये जो टॉपिक है वो इतना छोटा सा नहीं है, 8 से 10 दिन का ये टॉपिक है जिसमें मैं एक एक चीज को डिटेल में बताती हूँ। इसके लिए आप मेरे साथ एप्लीकेशन पे जुड़िए, वहां पे पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। अभी जैसे ज्योग्राफी चल रहा है, जैसे ज्योग्राफी खत्म होगा 3-4 दिन के बाद में फिर पॉलिटी की लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी, तो आप वहां पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कैसे ज्वाइन करना है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है एप्लीकेशन पे। गूगल क्रोम जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप इसमें डाल दीजिएगा अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 टाइप करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करना है और ऊपर लिखा हुआ है ऑल कोर्सेज।
ऑल कोर्सेज पे जैसे ही आप जाते हैं तो एजेई का सेक्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे एजेई के सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है, जिस भी ब्रांच से हैं आप, ठीक है। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एग्जाम आप यहाँ पे सर्च करेंगे। आप ऊपर से सर्च भी कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं सारे एग्जाम्स है। अभी जो अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं जैसे कि एसएससी जेईई 2024 के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। PSSB का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है, आप PSSB पे भी जा सकते हैं। और भी काफी सारे एग्जाम्स है यहाँ पे। अगर आप मल्टीपल काफी सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं एक आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, तो बाकी सब भी सेम तरीके से ही आप परचेज कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग महापैक मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि महापैक का फायदा ये है कि आप जितने भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सभी क्लासेस को ओपन कर सकते हैं। तो महापैक में जाने के लिए आप ओपन करोगे तो इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, तो आप देखोगे यहाँ पे ये जो अमाउंट दिखा रहा है इतना आपको नहीं देना। आप व्यू ऑफर्स पे जाइएगा और यहाँ पे एक कोड आपसे मांगा जाएगा जिसमें आपको फिल करना है, दैट इज Y774। जैसे ही आप Y774 फिल करके अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे अमाउंट जो है वो सिर्फ 3,500 हो गया है। यानी कि सिर्फ 3,500 रुपए में आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री कवर कराऊंगी, तो ये आप ले सकते हैं। और ये जो कोड रहेगा वो सभी एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा Y774, जहां पे आपको मिलता है 78% का डिस्काउंट। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट मेरी आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाय बाय।